अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक एंकर ने ये दावा किया है कि फैज़ हमीद साहब का कोई किरदार था सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस को हटाने में या उनसे इस्तीफ़ा दिलवाने में। इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उसके अलावा घंटी बजा दें और वीडियोज़ पाएँ। तो हम क्या कहेंगे? हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे और क्या कहेंगे, मतलब क्यों बार-बार हमें कुछ कहना है, आपको शुक्रिया कहेंगे। धन्यवाद। ठीक है। और यार ये जो फैज़ हमीद साहब का किरदार, हुँ, 4 इसकी जहतें हैं। अच्छा। उन 4 जहतों को, बल्कि 5 हो गई हैं, सॉरी मैंने 4 लिखी हुई थी। एक अभी-अभी मैंने आपके सामने एक शख्सियत को अच्छा, क्या किया? डायल किया। उस शख्सियत से जो बात की, तो मैंने 4 लिखी हुई थी, ये 5वीं जहत है। 4 वाला भी है कोई? हाँ, 5वीं जहत जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुँ। तो पहले तो खबर बताएं कि खबर कहाँ की है और क्या है? खबर है दिल्ली पाकिस्तान की। मुजीबुर रहमान शामी साहब वाला जी डेली बिल्कुल, पाकिस्तान। और एंकर साहब हैं असद तूर अच्छा, साहब। उन्होंने एट्रीब्यूट किया है जी असद बिल्कुल, तूर को। असद तूर साहब को उनके व्लॉग से ये तमाम तर चीज़ें माखूज़ हैं और ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद साहब की पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत से हुई मुलाकात। अच्छा, इन्होंने तो नाम लिखा हुआ है आसिम मुनीर बिल्कुल, साहब का। आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद वो पीछे हट गए और उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन को भी पीछे हटना पड़ा। अच्छा, एक और चीज़ देखिए आप, ये जो फैज़ाबाद धरना केस है, जी, इसके हवाले से भी खबर आई थी कि मुलाकात महकमा दिफा की तरफ से फैज़ हमीद साहब को नोटिस गया और फैज़ हमीद साहब उसके बावजूद भी पेश नहीं हुए। फैज़ हमीद साहब ने कहा कि मेरी जान को खतरात है। मेरे लिए तो ये सबसे अजीब था, मतलब पाकिस्तान में सबसे अहम जिम्मेदारियां निभाने वाली शख्सियात में से एक ये और कहे आपको वजारत दिफा नोटिस करे। आप ये वज़ारत दिफा नोटिस करें, आप साबिक DGI हों और आपको वज़ारत दाखिला के दफ्तर के अंदर जाना हो और आप कहें मेरी जान को खतरात है। ठीक है, तो फिर आम आदमी क्या करे? तो खैर, ये जो फैज़ हमीद साहब हैं, ये फैज़ हमीद साहब जो हैं, इन्होंने तब मुलाकात या बात हुई इनकी और चीफ साहब ने इनसे कहा कि आप बयान दीजिए। अब एक और खबर आ रही है कि जान बख्शी की जाए। फिर उनके सामने ऑप्शन रखे गए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुष्ट पनाही कर रहे हैं और गेम खेल रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनेंगे तो चीज़ें रिवर्स करेंगे, नून लीग की हुकूमत गिराई जाएगी और आर्मी चीफ साहब भी कमज़ोर होंगे। फिर इलेक्शन होगा, इमरान खान आएगा तो उन्हें फिर अब इसको दोबारा जैसा सौंपी जाएगी। अपने देखने वालों के लिए बहुत दकीक भारी भरकम चीज़ें हैं, दकीक भी खुद भारी भरकम है। ज़रा आसान करें, रिपीट करें कि आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई फैज़ हमीद साहब की, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें ये डिस्कस हुआ कि वो अब नहीं, ऑप्शन तो नहीं है, ये तो खबर है, ये तो उन पे इल्ज़ाम है कि वो अब भी पुष्ट पनाही कर रहे हैं PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक इस पुष्ट पनाही में उनकी मदद कर रहे हैं एजाजुल एहसन साहब। ठीक है। अच्छा, एजाजुल एहसन साहब, फिर आगे ये है कि प्लान क्या है। एजाजुल एहसन साहब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो रिवर्स करेंगे चीज़ों को, तमाम तर डिसीजन, और इमरान खान के हक में चीज़ें होंगी और नवाज शरीफ की हुकूमत गिरेगी और इससे खबर शामी साहब के अखबार की खबर जो वो असद तूर से एट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके मुताबिक चीफ साहब जो हैं वो भी कमज़ोर होंगे, इदारा भी कमज़ोर होगा और फिर इलेक्शन होगा इमरान खान आएगा। अच्छा, फिर इलेक्शन होगा और इमरान खान आएगा। वैसे मुझे एक चीज़ बताइए, क्या सुहेल वड़ाइच साहब ने जी अपने कॉलम में ये नहीं लिखा कि मियां नवाज शरीफ अगर वजीर आज़म बन भी जाएंगे तो कुछ अरसे के बाद चले जाएंगे? 17-18 महीने। ये बात तो हो रही है, या मैक्स कोई 20-21 महीने। ठीक है, ये बात हो रही है। हमने यहाँ बैठकर एक बात की थी कि एक बहुत सीनियर बड़े सियासतदान की, मरहूम की साहबजादी ने, हमारी खबर थी, ये बताया कि उन्हें एक बहुत अहम शख्सियत ने ये कहा है कि इस इलेक्शन के बाद 18-20 महीने में फिर इलेक्शन। ये भी हुआ था। तो अब ये जो खबर बता रहे हैं, अच्छा, असद तूर ने वाज़ेह किया कि अपने ओहदे से अलहदगी के वक्त फैज़ हमीद जाते हुए सब कुछ अपने साथ ले गए थे। क्या मतलब? यानी कि अब बताते हैं आगे क्या। उनका कहना था कि वो ख़जाना बरामद करवाया गया जिसमें वो चीज़ें मौजूद थीं जो जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ आना थीं। अच्छा, कुछ मवाद है। देखिए, यानी फैज़ हमीद साहब के पास ऐसा मवाद है जिससे वो इमरान खान साहब के हक में एजाजुल एहसन साहब को काम करने पर आमादा कर लेते, ब्लैकमेल करते। तो इसकी खबर कहीं और भी थी। और जाहिर है, तो हमारे ये तो कहा जाता है ना कि सबकी फाइलें बनी हुई हैं, सबकी वीडियोस बनी हुई हैं।
तो सब रिकॉर्ड ये तो उसी जाने पे की इशारा हो रहा है। बिल्कुल है। और जो जस्टिस यानी कि साबिक जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ आना थी, फैज़ हमीद गिरे तो एजाजुल एहसन को भी गिरना ही था। अब ज़राए दावा कर रहे हैं कि ये बात सिर्फ एजाजुल अच्छा, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। फैज हमीद साहब बाद में करते तो एजाजुल एहसन साहब अभी क्यों गिर गए? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। उनको ब्लैकमेल किया जाता ओके, तो वो गिरते और इमरान खान साहब के हक में काम करते। सही है। अभी क्यों गिर गए? इसका मतलब है कि अगर वो मवाद था तो वो मवाद इस्तेमाल हो गया। मुमकिन है। ये इसका प्रोबेबल मतलब है, इसका पोस्टमार्टम करते हुए, डायसेक्शन करते हुए निकल रहा है। अच्छा, आगे बताएं। उन जजेस को जिन्होंने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के आखिरी दिनों में उनके साथ खड़े रहने का फैसला किया था, अब जाना होगा और उसके बाद ये फैसला हुआ। यानी मजीद इस्तीफे नहीं, वो तो तकरीबन आखिरी जो हिस्सा थे वो जस्टिस एजाजुल हसन थे, साबिक जस्टिस। और असद तूर ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पर उम्मीद है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तमाम मुमकिन रुकावटें दूर कर ली जाएंगी ताकि आने वाले दिनों में नवाज शरीफ के लिए कोई मुश्किल न हो। यही सब कुछ हो रहा है। ठीक, अच्छा, ये एक स्टोरी का हो गया। हमने 5 एस्पेक्ट की बात की थी। एक एस्पेक्ट, एक कहानी ये है। एक कहानी है जो सुनाई सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने जी। यकीनन असद तूर साहब से ज़्यादा बाखबर आदमी जाहिर। हामिद मीर साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जज साहिबान की गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग हुई। मौजूदा जज साहिबान भी थे और साबिक चीफ जस्टिस साहिबान भी थे। उस मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस हुई और ये हालात डिस्कस हुए और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वाला इशू डिस्कस हुआ। ठीक है। और वहाँ पर ये बात हुई कि अगर ये होगा तो ये होगा। ये हामिद मीर साहब की स्टोरी थी। एक स्टोरी दी तलत हुसैन साहब ने जी। तलत हुसैन साहब ने स्टोरी दी है कि यानी तलत हुसैन साहब की स्टोरी का लुब्बे लुबाब ये है, ठीक है, कि एजाजुल हसन साहब के सामने कुछ चीज़ें रखी गई, देख लें, और उन्हें ये बताया गया कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो लाडले के लिए कर रहे हैं। अब इसमें ब्लैकमेलिंग वाला नहीं है, अब सबूत वाला एलिमेंट है। असद तूर वाली स्टोरी में है कि ब्लैकमेल किया जाता और एजाज साहब के खिलाफ कुछ था। तलत साहब ये बता रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब ने कहा ग्रेन हयात केस, ये एक और एस्पेक्ट है, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन एस्पेक्ट है। तलत साहब ये बता रहे हैं कि यानी कि इन लोगों की कोई मीटिंग, यानी उस तरफ ही बात हो रही है जो हामिद मीर साहब बता रहे हैं, लेकिन उस मीटिंग की चीजें लीक हो गई और वो इनके सामने रखी गई और इनके पास ऑप्शन नहीं था और ये इस्तीफा दे गए। ये तलत साहब की स्टोरी का लुब्बे लुबाब है। अब इसका मतलब ये है कि एजाजुल हसन साहब आए अंडर प्रेशर, ठीक है, ठीक है, ताकतवर हलकों की तरफ से अंडर प्रेशर आए। अब मैं हकीकत देखना चाहूंगा। पाकिस्तान में अभी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक फैसला आया था, 5-0 सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। कौन सरबराही कर रहा था उसकी? एजाजुल हसन। तो क्या एजाजुल हसन तब अंडर प्रेशर नहीं आ सकते थे? आ सकते थे, नहीं आए। तो ये जो अंडर प्रेशर आने वाली कहानी है ये मेरी समझ में नहीं आती। अच्छा, फेवर करने वाली, देखिए ये तो देखना पड़ेगा ना, आगे जाके पता चलता, अभी तो नहीं पता चल सकता। फिर उसके बाद एक और चीज़ है, ये जो हामिद मीर साहब की और तलत साहब की गुफ्तगू से पता चलता है जज साहिबान की मीटिंग वाली बात आपके सामने मैंने अभी बात की एक साबिक चीफ जस्टिस साहब से, और उनसे पूछा कि इस तरह की चीज़ डिस्कस हो रही है, क्या जज साहिबान की ऐसी कोई मीटिंग हुई? तो जो साबिक चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने ये कहा कि उनका हालिया वाक़यात से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ऐसी, छोड़ें इशारे देने को, उन्होंने कहा ऐसी किसी मीटिंग का मैं कम से कम हिस्सा नहीं। अच्छा, मुझे ऐसी किसी भी मीटिंग के बारे में इत्तला नहीं। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा आजकल हालात बड़े अजीब हैं, इन हालात में मैं बोलता नहीं। क्यों? और ये मैंने अपना पॉलिसी उसूल बना लिया है, ठीक है, इससे प्रॉब्लम्स ही होते हैं, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इन हालात में मैं बोलता सही है नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि मैंने उनसे पूछा एजाजुल हसन साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? और अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? उन्होंने कहा जो उन्होंने फैसला किया उसकी वजूहात तो उनको पता होंगी, देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। मैंने कहा आप होते तो, मतलब मेरा उनसे सवाल एग्जैक्टली इन वर्ड्स में था कि हैड यू बीन इन हिज शूज वुड यू हैव रिजाइंड?
तो उन्होंने कहा कि आई नेवर बॉक डाउन। ठीक है, तो ये उनके वर्ड्स थे और उन्होंने कहा कि मैं तो कभी भी ऐसे इस्तीफा देना, झुकना पसंद नहीं करता। तो ये उनका कहना था। एजाजुल हसन साहब वाले इस पूरे मामले को अगर खुलासा करें तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि एजाजुल हसन साहब अंडर प्रेशर आ गए, बिकॉज जिस चीज़ पर उन्हें अंडर प्रेशर आना चाहिए था, मैंने उस चीज़ पर उन्हें अंडर प्रेशर आते हुए नहीं देखा। क्या है कहानी? क्या कहानी उसके बाद शुरू हुई है? ये भी हो सकता है। देखिए, मुमकिन है। क्या है कहानी? मुमकिन तो कुछ भी है ना, फिर मुमकिन तो फिर कुछ भी है कि एजाजुल हसन साहब जो हैं उनकी किडनी में दर्द ज़्यादा रहने लगा था और एजाजुल हसन साहब अब सुप्रीम कोर्ट में इतने लंबे लंबे घंटों तक काम नहीं कर सकते थे। ये भी मुमकिन है। अल्लाह से कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि एजाजुल हसन साहब ने अपने बाद सोर्सेस से ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कार्रवाइयाँ चलाई जा रही हैं, मैं इस तरह से काम नहीं कर सकता, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं इसको भी नहीं मानता, इसलिए कि आप कुछ दिनों में उन कार्रवाइयों को ठीक करने का मौका पाने वाले थे जी, 10 ठीक है ना। तो इसलिए निकलेगा, कुछ वक्त में सच सामने आएगा। लेकिन जो हम इस वक्त पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें रंग भले कोई भी कुछ भी भर रहा हो, पिक्चर बन नहीं रही है अभी। इस पिक्चर को बनाने का काम सिर्फ एक शख्स कर सकता है और उसका नाम है खुद एजाजुल हसन। और भी है कोई? हाँ, मुमकिन है कि कोई और हो, तो अगर कोई और है तो फिर वो बता सकता है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।